हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। होप करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये क्लास जो है 9 बजे के बाद मिलने वाली थी, लेकिन 9 बजे हम जो है किसी कारणवश शूट नहीं कर पाए वीडियो, यानी लाइट नहीं थी। अब लाइट आई है 2:21 पर, और 2:21 पर रात के 2 बज रहे हैं और इस टाइम पर मैं आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस वीडियो लेक्चर का एक ही पर्पज़ है कि आप लोग जो है बहुत ही अच्छे तरीके से रिविज़न करके 10 तारीख के होने वाले टेस्ट में बहुत ही अच्छे से पार्टिसिपेट करें और परफॉर्म करें। तो इस वीडियो लेक्चर को बहुत ध्यान से आपको सुनना है, देखना है पूरा लेक्चर, जिससे कि ये जितने भी टॉपिक्स लिखे गए हैं सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाए और यहीं से आपके 10 अगस्त के टेस्ट में आने वाला है। जैसा कि सभी स्टूडेंट को पता होगा कि भाटपारा रानी में हमारा ऑफलाइन सेंटर भी ओपन हो चुका है, जिस सेंटर का नाम है SMD ट्यूशन क्लासेस। और इस क्लासेस के मदद से आप जो है अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर और ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। इसमें बेसिकली आपके मैथ और साइंस के जितने भी सिलेबस हैं उन सभी को बहुत ही अच्छे वे में कंप्लीट किया जाएगा। NCERT के साथ साथ रेफरेंस बुक को भी कवर कराया जाएगा। और उसके बाद अगर बात करें तो हर महीने के 10 तारीख को आपका टेस्ट भी होगा। ठीक है, ये क्लासेस केवल 9th के लिए फ़िलहाल है। 9th क्लास के जितने भी बच्चे हैं और 10 तारीख को आपका टेस्ट होने वाला है, बस इतने टॉपिक को क्लियर कर लीजिए। जितने टॉपिक हमने बोर्ड पर लिखे हैं इन सभी टॉपिक को एक एक करके अभी समझाऊंगा भी, बताऊंगा भी, और कैसे एग्जाम में लिखना है, यानी कि जो टेस्ट होगा उसमें कैसे लिखना है, ये सारे तरीके को बताऊंगा। और आप इस तरीके से सॉल्व करते हैं और इसको लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। मतलब कि ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखते हैं तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो हम आज कवर क्या करने वाले हैं, तो मैथ्स की बात करते हैं। तो मैथ्स में हम कवर करेंगे आज बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, बेसिक मैथ के जितनी भी चीज़ें हमने बताई थी आप लोगों को, ये कवर करेंगे दोबारा से। फार्मूलाज डेरिवेशन, बहुत सारे स्टूडेंट जो है अभी आए नहीं थे, तब हमने बता दिया था कि फार्मूलाज का डेरिवेशन, कुछ हमने अलजेब्रिक फार्मूलाज बताए थे और उन सभी का डेरिवेशन यानी कि उनका जो है किस तरीके से फार्मूला में प्राप्त होता है, इसके बारे में हम बताए थे। उसके बाद से चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन जब पढ़ेंगे तो उसी से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस भी आएंगे। बुक के क्वेश्चन को साइड करेंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे जिस क्वेश्चन से हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, उसी लेवल के क्वेश्चन बनेंगे। चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं, पॉलिनोमियल। ये चैप्टर भी हमने पढ़ा दिया है, तो लगभग 2 चैप्टर मैथमेटिक्स में हो चुके हैं। बात करते हैं साइंस में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो साइंस में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक साइंस, यानी कि 3 दिन की डेमो क्लास में बेसिक मैथमेटिक्स और बेसिक साइंस जो हमने पढ़ाया था वो पोर्शन पक्का आएगा। ये पहला टेस्ट है आप लोगों के लिए और ये पहला टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से इस वीडियो लेक्चर को देखेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में, फिर पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम मैटर और इसके स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हमारा जो पहला चैप्टर एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्लास 9th का ये पहला चैप्टर है साइंस का, और इस साइंस के चैप्टर में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, मॉडल, थ्योरी, लॉज, प्रिंसिपल वगैरह के बारे में है। तो बेसिकली इन सभी चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम एक एक टॉपिक को कवर करते हैं। तो चलिए हम बेसिक मैथ के सारे टॉपिक को कवर करते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स में सबसे पहले हमने आपको नंबर्स बताए थे, नंबर्स के सारे चीज़ों को समझ लेते हैं, इनके क्लासिफिकेशन को समझ लेते हैं। देखिए नंबर आया कहाँ से, नंबर 0 से आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी 9 तक के नंबर से ही बड़े बड़े नंबर्स बनाए जाते हैं। तो ये हमारा फंडामेंटल यूनिट हुआ। ठीक है, तो नंबर्स का फंडामेंटल यूनिट 0 से लेकर 9 तक के नंबर, और 0 से लेकर 9 तक के नंबर से ही बड़ी बड़ी नंबर्स को बनाया जाता है, बड़े बड़े संख्याओं को बनाया जाता है। इतनी बड़ी संख्याएं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो उतनी सभी बड़ी बड़ी संख्याएं किससे बनती हैं, 0 से लेकर 9 तक के नंबर से ही मिलके बनती हैं। उसके बाद हम इसके क्लासिफिकेशन की अगर बात करें, यानी कि नंबर्स को कितने भागों में बांटा गया, कितने वर्गों में बांटा गया, उसके बारे में अगर चर्चा करें तो सबसे पहला नंबर आता है नेचुरल नंबर, जिसे आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, बहुत पहले ही पढ़ लिया होगा। नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर कहते हैं। क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर, यानी काउंट करने के लिए जनरली जो नंबर्स यूज किए जाते हैं उसे हम काउंटिंग नंबर बोलेंगे और उसी को हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। अगर हमें कुछ चीज़ को काउंट कर रहे हैं तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 ऐसे करके इनफाइनाइट तक के नंबर जो होंगे वो सभी क्या होंगे, हमारे नेचुरल नंबर होंगे। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये सभी हमारे नेचुरल नंबर होंगे। दूसरा है हमारे पास होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर ही होता है इंक्लूडिंग 0, यानी नेचुरल नंबर के साथ साथ अगर 0 भी इंक्लूड हो उसे हम होल नंबर कहेंगे। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके इनफाइनाइट तक। तो हमने दो चीज़ें देखी, जो नेचुरल नंबर है उसमें 1 से लेके इनफाइनाइट तक आ रहा है, जो होल नंबर है उसमें 0 से लेके इनफाइनाइट तक आ रहा है। ठीक है, अब बात यहाँ पे प्रश्न ये आता है कि बताइए नेचुरल नंबर में जो 1 है क्या ये होल नंबर है,
तो हाँ होल नंबर है, क्योंकि इस होल नंबर में भी 1 आ रहा है। लेकिन उल्टा आपसे सवाल कर दे कि आप बताइए जीरो क्या नेचुरल नंबर है, तो आपने देखा कि जीरो तो केवल होल नंबर में आ रहा है। ये किस में इंक्लूड हो रहा है? होल नंबर में। ये नेचुरल नंबर में तो नहीं आ रहा है, तो इसे हम कहेंगे कि जीरो जो है नेचुरल नंबर नहीं है, ये केवल और केवल होल नंबर है। ठीक है, उसके बाद आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे तो उसमें जीरो क्या है उस सभी चीज़ों को हम समझेंगे। देखिए तीसरा है इंटीजर। ठीक है, इंटीजर्स को समझेंगे। इंटीजर्स में क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और जीरो भी होता है और निगेटिव नंबर्स होते हैं। इंटीजर में क्या क्या होते हैं? तीन चीजें, पॉजिटिव नंबर्स, निगेटिव नंबर्स और साथ साथ जीरो। ये सभी क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। अगर हमारे पास निगेटिव नंबर हो जाए, पॉजिटिव नंबर हो जाए और जीरो भी शामिल हो तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? इंटीजर्स बोलेंगे। बात समझ में आ गई होगी। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। आज एक दिन का टाइम है, हम जरूर रिप्लाई करेंगे आपका। ठीक है, उसके बाद आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसे कहते हैं? नंबर्स दैट कैन बी रिटन एज पी अपन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ध्यान से समझिएगा, नंबर्स जिसे हम पी अपन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ऐसी संख्या या वैसे नंबर्स जिनको हम पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। एक कंडीशन ध्यान रखनी है कि पी और क्यू जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए? इंटीजर टाइप होना चाहिए। मतलब निगेटिव नंबर भी हो सकता है और पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, या फिर जीरो भी हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे जीरो जो है क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कि जीरो जो होगा डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। जैसे पी अपन क्यू, तो क्यू इसका डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो ऊपर हो सकता है लेकिन नीचे नहीं हो सकता। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम पी अपन क्यू के रूप में या पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पे क्यू की वैल्यू जीरो ना हो, मतलब डिनोमिनेटर जो है जीरो ना हो, उसे हम रेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे बहुत सारे नंबर यहाँ पे लिखा गया 5/2 -3/5 25 या 3/3.5, तो ये सारे नंबर्स कैसे नंबर्स हैं? रेशनल नंबर्स हैं। इवन यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट वाला नंबर है ना, ये भी हमारा रेशनल नंबर होगा, क्योंकि हम इसको 35/10 लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लास में भी हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया इसके बारे में। फिर आते हैं इरेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर क्या होता है? तो नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन एज पी अपन क्यू, मतलब कि रेशनल नंबर में क्या हो रहे थे? पी अपन क्यू के फॉर्म में हम लिख पा रहे थे, लेकिन इस इरेशनल नंबर में हम पी अपन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, मतलब कि जस्ट रेशनल नंबर का अपोजिट। जैसे कि √2 को हम पी अपन क्यू के रूप में नहीं लिख पाएंगे, पाई को हम पी अपन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। 9/0 है, 9/0 पी अपन क्यू के फॉर्म में तो है, लेकिन क्यू की वैल्यू यानी डिनोमिनेटर क्या है? जीरो है। इसका मतलब कि ये भी हमारा इरेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा। ऐसे नंबर जिनको हम पी अपन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो सारे नंबर इरेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं, यानी कि वो रेशनल नंबर नहीं होते हैं। आ गई होगी बात समझ में। और भी कुछ नंबर्स हैं और भी इनके क्लासिफिकेशंस हैं, उनको भी देख लेते हैं फटाफट, उसके बाद आगे की चीज़ों को समझते हैं। तो बाकी के जो नंबर्स बचे हुए हैं उसमें है प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और रियल नंबर। ऑड नंबर और इवन नंबर के बारे में भी अभी चर्चा कर लेंगे। पहले हम समझते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। तो देखिए प्राइम नंबर अगर समझना है तो प्राइम नंबर होता क्या है? नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, जिसके पास केवल 2 फैक्टर हो। ऐसे नंबर जिसके पास कितने फैक्टर हो? केवल 2 फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो 3 को लेते हैं, 3 को, तो 3 जो है या तो 1 से कटेगा या फिर 3 से कटेगा, मतलब डिविजिबल किससे हो रहा है? या तो 1 से या फिर खुद से। तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स, क्योंकि इनके केवल 2 फैक्टर हैं, जैसे 1 और 3। ऐसे ही हम 5 लेते हैं तो 5 के भी कितने फैक्टर होंगे? 2 फैक्टर, 1 और 5। तो जिसके 2 फैक्टर होते हैं केवल और केवल, उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद आता है कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर, नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब प्राइम नंबर का जस्ट अपोजिट कंपोजिट नंबर होता है। तो कंपोजिट नंबर में 2 फैक्टर से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं तो उसे हम कंपोजिट नंबर, जैसे 4 को लेते हैं तो 4 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा और खुद से भी डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि 4 से भी डिवाइड, मतलब कि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर आए कि नहीं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर्स बोलेंगे। जैसे 8 है तो 8 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा और खुद से भी हो जाएगा, मतलब 8 से भी हो जाएगा। तो ये सबसे डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब इसके कितने फैक्टर आए? 4 फैक्टर, मतलब कि 2 से ज़्यादा फैक्टर आ गए। तो ऐसे नंबर्स क्या होंगे? हमारे कंपोजिट नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे नंबर्स जिनके बहुत सारे फैक्टर हों उसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं, और जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर यानी 1 हो और स्वयं वो नंबर हो उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगला नंबर है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? तो इंक्लूड्स ऑल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स, मतलब सभी नंबर को अगर इंक्लूड करके देखा जाए तो सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं? रियल नंबर कहलाते हैं, जिसमें सारे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आ जाते हैं। ठीक है, तो सभी रेशनल और इरेशनल नंबर आ जाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात किया जाए तो
5/9 भी आ जाएगा, माइनस का 3 भी आ जाएगा, ये भी हमारा रेशनल नंबर है। और कुछ इरेशनल नंबर जैसे √2, √5, पाई, ये सारे नंबर्स कैसे हैं हमारे इरेशनल और रेशनल नंबर है, और ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, रियल नंबर के अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब ये है कि हम सभी नंबर्स को एक झोले में बांध दे, अब मैंने ये बात आपको बताया था, तो उस झोले को हम कहेंगे रियल नंबर का झोला, ठीक है। यानी कि सभी नंबर्स रियल नंबर के अंतर्गत आते हैं, यानी कि सभी नंबर्स को हम रियल नंबर भी बोल सकते हैं। जितने सारे नंबर हम अभी पढ़े हैं उन सभी नंबर को हम क्या बोल सकते हैं, रियल नंबर भी बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद आता है कुछ ऑड और इवन नंबर, जो आपको बहुत छोटे छोटे थे आप लोग तभी से आपको पता है। ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है। ऑड नंबर उसे कहते हैं जो 2 से डिवाइड ना हो, और इवन नंबर उसे कहते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए। मतलब ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए उसे इवन नंबर, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो उसे ऑड नंबर। जैसे 3 है, 3 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं, तो ये कैसा नंबर होगा, ऑड नंबर। 5 है, 5 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ऑड नंबर। 7 है, 7 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ऑड नंबर। और देखिए इवन नंबर में बात करें तो 4 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं ना, तो 4 क्या हो जाएगा, इवन नंबर। 8 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, इवन नंबर। 2 को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा, इवन नंबर। लेकिन बाकी ऊपर वाले नंबर क्या हो जाएंगे, ऑड नंबर। तो ऑड और इवन भी समझ में आ गया होगा। तो ये सारे नंबर्स के क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक को हम कवर करते हैं। तो आइए अगले टॉपिक में हम कुछ फार्मूला निकालना सिखाते हैं। इस फार्मूले में क्या करना है, a + b का होल स्क्वायर फाइंड करना है कि इसका फार्मूला क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इस पर स्क्वायर है, मतलब किसी नंबर पे स्क्वायर, इसका मतलब कि उसका 2 बार मल्टीप्लाई होगा। तो a + b का कितने बार मल्टीप्लाई होगा, 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई होगा तो किस तरीके से, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से होगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, कई सारी प्रॉपर्टी के बारे में मैंने बताया था बेसिक मैथमेटिक्स में, जिसमें आपके कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आई थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आई थी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आया था। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे यहाँ पे, a का मल्टीप्लाई a में करेंगे क्या आ जाएगा, a² प्लस a का मल्टीप्लाई b में करेंगे ab आ जाएगा, और b का मल्टीप्लाई a में करेंगे तो ab लिखें या ba लिखे, बातें की है तो ab आ जाएगा, और प्लस का b का मल्टीप्लाई b में होगा तो क्या आ जाएगा, b²। तो यहाँ से हमारे पास a² आ गया, प्लस का ये ab और ab कितना ab हो जाएगा, 2ab हो जाएगा, और प्लस का b² हो जाएगा। और यही तो होता है फार्मूला हमारे a + b के होल स्क्वायर का, ठीक है। तो यहाँ से मिल गया हमारे पास a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला, a² + 2ab + b²। तो बस ये फार्मूला जो है यहाँ पे प्रूफ हो गया। अगला फार्मूला देखते हैं, a - b का होल स्क्वायर है, सिमिलरली इसी की जैसा है। इसका मतलब इस नंबर का हम कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार मल्टीप्लाई आपस में, ठीक है। तो a - b कर देंगे, मल्टीप्लाई बीच में है। a का मल्टीप्लाई a में होगा क्या आ जाएगा, a²। a का मल्टीप्लाई -b में होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का ab। और फिर से हम b का मल्टीप्लाई a में करेंगे तो माइनस का क्या आएगा, ab आएगा। ba लिखें या फिर ab लिखे, बातें किए तो माइनस का ab हो जाएगा। -b का -b में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, b²। तो हम इसको लिख सकते हैं a², और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा लेकिन जुड़ेगा, तो ab और ab कितना हो जाएगा, 2ab। तो a² - 2ab + b², ये किसका फार्मूला हो जाएगा, तो हमारे पास a - b का फार्मूला, a² - 2ab + b², इसका फार्मूला निकल के आ गया। तो इस तरीके से डेरिवेशन आपको पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, यानी टेस्ट में आ सकते हैं। अब हमारे पास है a + b के होल क्यूब का फार्मूला। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो a + b के होल स्क्वायर और a + b को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, मतलब कि इस पूरे को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और इस तरीके को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये कि a + b के पावर 3 है, तो हम इसको 1 + b के पावर में 2 लिखेंगे, और एक ब्रैकेट में a + b लिखेंगे, तभी भी तो पावर मिलकर के a + b के पावर 3 ही बनाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। अब आगे क्या करना है, a + b का हमें फार्मूला पता है होल स्क्वायर का, तो a² + 2ab + b², इसका फार्मूला हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा। और फिर से एक ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, a + b है। अब क्या करेंगे, इस सब का एक बार इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, एक बार इसमें, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा। a का मल्टीप्लाई a में करेंगे क्या आएगा, a³ आएगा, ठीक है। इसके आगे जब सॉल्व करेंगे तो a का मल्टीप्लाई a² का मल्टीप्लाई a में करेंगे, a³ आ जाएगा। a² का मल्टीप्लाई b में करेंगे तो प्लस का a² b आ जाएगा। फिर हम 2ab का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2ab का मल्टीप्लाई जब a में करेंगे तो 2a² b आएगा, और जब 2ab का मल्टीप्लाई b में करेंगे तो 2ab² आएगा, ठीक है। उसके आगे हम बात करें b² का मल्टीप्लाई a में करेंगे तो b²a आएगा, ठीक है। फिर इस b² का मल्टीप्लाई हम b में करेंगे तो क्या आएगा, b³ आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला बना, इसको हम लिख सकते हैं a³ प्लस का, ये b³ पहले लाइए, b³ प्लस का,
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो 2a² भी है और यहाँ पे a² भी है। कितना a² भी हो जाएगा? 3a² हो जाएगा, 3a² हो जाएगा। यहाँ पे 2ab² है और यहाँ पे b² है। कहने का मतलब कि ab² यहाँ भी है, ठीक है। इसको हम ab² लिख सकते हैं, ba² लिखो या फिर ab² लिखो, बात एक ही है। तो यहाँ भी 2ab² और एक ab², कितना ab² हो जाएगा? 3ab² हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, a³ को a³ लिखेंगे प्लस b³ को b³ लिखेंगे, प्लस में 3ab इसमें कॉमन हो सकता है, 3a और b कॉमन लेंगे, 3ab कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अंदर? a प्लस b बचेगा, ठीक है। तो a प्लस b बच जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास a प्लस b के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या निकला? a³ प्लस b³ प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले का डेरिवेशन होगा। होप करता हूं कि आप सभी को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इन सभी चीज़ों को नोट करते हुए चलिए, नोट डाउन करते हुए चलिए। ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम के लिए यानी टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो अगला फार्मूला है a माइनस बी का होल क्यूब है। जैसे हमने a प्लस बी के होल क्यूब को सॉल्व किया, उसी तरीके से a माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला निकालना है। क्या करेंगे, इसको हम इस तरीके से बांट सकते हैं, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं और a माइनस बी कर सकते हैं। एक ब्रैकेट में आपका स्क्वायर दिख रहा है, एक ब्रैकेट में आपका 1 दिख रहा है, मतलब जो दोनों मिलकर के क्या बनेंगे? a माइनस बी का होल क्यूब बनेगा। और इसी को हम आगे सॉल्व कर देना है। बताइए a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? a² माइनस का 2ab प्लस का b²। अभी हमने इस फार्मूले को डिराइव किया है, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसका फार्मूला हम लिख देंगे, और एक ब्रैकेट में a माइनस बी है तो a माइनस बी को ऐसे ही रखेंगे। आगे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, इसका मल्टीप्लाई एक बार इसमें एक बार इसमें होगा, ठीक। इसी तरीके से अगले टर्म का भी एक बार मल्टीप्लाई होगा, फिर अगले टर्म का भी एक बार इसमें इसमें मल्टीप्लाई होगा। आगे सॉल्व करेंगे a² का मल्टीप्लाई अगर a में करेंगे तो क्या आ जाएगा? a³ आ जाएगा। a² का मल्टीप्लाई जब माइनस b में करेंगे तो माइनस का a² b आ जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस का ध्यान रखना है, माइनस का 2ab है, माइनस 2ab का मल्टीप्लाई जब a में होगा तो माइनस का 2a² b आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस 2ab का मल्टीप्लाई जब b में होगा तो प्लस, सॉरी माइनस और माइनस क्या बन जाएगा? प्लस, और प्लस का क्या हो जाएगा हमारे पास? 2ab² आ जाएगा, ठीक है। 2ab² आ जाएगा। फिर b पर आते हैं, b² का मल्टीप्लाई जब a में होगा तो क्या आएगा? b²a, यानी हम इसको ab² भी लिख सकते हैं, ab² भी लिख सकते हैं, यानी कि ये a और ये b²। फिर b² का मल्टीप्लाई जब b में होगा यानी माइनस b में तो माइनस का b³ आएगा, ठीक है। आगे हम इसको सॉल्व कर देंगे, सजा देंगे, a³ की जगह पे a³ रखेंगे, इस माइनस b³ को पहले लाइए, माइनस का b³ लिख देंगे। यहाँ पे a² भी है, यहाँ भी a² भी है, दोनों के आगे माइनस है, क्या होगा? जुड़ेगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा? 3a² b हो जाएगा, माइनस 3a² b हो जाएगा। यहाँ पे अगर बात करें तो 2ab² है, यहाँ भी ab² है, दोनों में प्लस है तो जुड़ेगा, प्लस का क्या हो जाएगा? 3ab² हो जाएगा। मतलब जो दोनों वेरिएबल्स हैं दोनों सेम है तो जुड़ेंगे आपस में, ठीक है। यहाँ भी वेरिएबल सेम है और दोनों में माइनस है तो जुड़ेगा, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का लगेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है, यही हमारा फार्मूला है। लेकिन इस फार्मूले को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे a³ माइनस b³ और माइनस का यहाँ पे 3ab कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? 3ab को कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? माइनस का a माइनस का b बच जाएगा। तो इसका फार्मूला जो है इस तरीके से डिराइव्ड हो जाएगा। तो a माइनस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला क्या निकला? a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। होप करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत हो कमेंट में जरूर बताइएगा। अब हम अगला फार्मूला को हम प्रूफ करेंगे, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर को हम प्रूफ करेंगे। तो हमारे पास क्या पता होना चाहिए कि जो भी हमारा इसमें नंबर है, जो भी चीज़ है, जो भी नंबर या वेरिएबल है, इसका अगर स्क्वायर पूछ रहा है मतलब कि इसका 2 बार मल्टीप्लाई, तो इस पूरे का 2 बार मल्टीप्लाई करा देंगे। a प्लस बी प्लस का सी का मल्टीप्लाई कितनी बार? 2 बार। तो a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि ऊपर अगर 2 है तो इसका मतलब उसी सेम चीज का 2 बार मल्टीप्लाई। इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। एक बार a का मल्टीप्लाई इसमें, फिर एक बार इसका इसमें, फिर एक बार इसमें, फिर b का मल्टीप्लाई एक बार इसमें, इसमें और इसमें, फिर इसका मल्टीप्लाई एक बार इसमें, इसमें और इसमें। इस तरीके से a का मल्टीप्लाई a में होगा, क्या आएगा? a²। a का मल्टीप्लाई b में होगा, क्या आएगा? ab, ठीक है, प्लस का ab आएगा। a का मल्टीप्लाई c में होगा, क्या आएगा? प्लस का सी आ सकता है या फिर सी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी को हम बी ए भी कह सकते हैं या फिर ए बी भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे हम मल्टीप्लाई करेंगे बी से, बी की बारी है। बी का मल्टीप्लाई ए में होगा, क्या आ जाएगा? ए बी आ जाएगा। बी का मल्टीप्लाई बी में होगा, क्या आ जाएगा? b² आ जाएगा। बी का मल्टीप्लाई सी में होगा, क्या आ जाएगा? bc आ जाएगा। और फिर से हम सी की बारी अब आती है, ठीक है। सी का मल्टीप्लाई करेंगे, सी का ए में कराएंगे, क्या आ जाएगा? सी ए। सी का मल्टीप्लाई ए बी में कराएंगे तो क्या आ जाएगा? सॉरी, सी का मल्टीप्लाई बी में कराएंगे तो क्या आ जाएगा? bc।
ठीक है, BC कहें या फिर CA कहें, BC कहें या फिर CB कहें, बातें किए, फिर C का मल्टीप्लाई C में कराएंगे, क्या आ जाएगा, प्लस का C स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से आ जाएगा ना। आगे हम क्या करेंगे, A स्क्वायर, B स्क्वायर और C स्क्वायर को एक पास, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर को एक पास कर लेंगे, क्योंकि इस सारा टर्म जो है पावर वाला है, तो इसको हम एक पास कर लिए। अब AB और AB कितना है, 2 है, 2 बड़ा है, इसका मतलब कि हम इसको लिख सकते हैं 2AB। क्या लिख सकते हैं, 2AB। और BC और BC कितनी बार आया है, 2 बार आया, तो 2BC हो जाएगा। और फिर से इसी तरीके से CA और CA कितनी बार आया है, 2 बार आया, तो 2CA हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका फॉर्मूला बना, ये बना कि A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर क्या बनेगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। अब इस फार्मूले को कुछ इस तरीके से भी डिजाइन हम कर सकते हैं कि A स्क्वायर को A स्क्वायर लिखें, B स्क्वायर को B स्क्वायर, C स्क्वायर को C स्क्वायर लिखें, और इसमें सब में 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 को हम कॉमन ले लें, प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे, और क्या बच जाएगा अंदर, AB प्लस BC प्लस CA बच जाएगा। तो इस तरीके से भी इस फार्मूले को हम लिख सकते हैं। तो आपकी मर्जी, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं या फिर इसको यहाँ तक भी कर सकते हैं। होप करते हैं कि सारे फार्मूलाज आपके क्लियर हो गए होंगे, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं हुई होगी। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, एक और फार्मूला था हमारे पास, जिस फार्मूले को हम कहते हैं एक ब्रैकेट में A प्लस B और एक ब्रैकेट में A माइनस B। ये फार्मूला होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का। अब चलिए इस फार्मूले को भी डिराइव कर ही लेते हैं। जैसे इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, A का मल्टीप्लाई A में होगा क्या आएगा, A स्क्वायर, A का मल्टीप्लाई B में होगा माइनस का AB आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे, A का मल्टीप्लाई माइनस B में कराया तो माइनस AB आ जाएगा, B का मल्टीप्लाई फिर A में कराएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का AB आ जाएगा, फिर B का मल्टीप्लाई माइनस B में होगा तो माइनस का B स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया हमने, यहाँ पे सेम है और लेकिन सेम नंबर है और जो चिन्ह है, जो साइन है डिफरेंट है, तो साइन डिफरेंट हो और सेम चीज़ें हो तो आपस में क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। और यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बच गया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फार्मूला था जिसको हमने एक लाइन में डिराइव कर दिया। आप सभी को जो है ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई है तो नोट डाउन कर लीजिए, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें जो हैं आपके टेस्ट में जरूर आएंगी। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट के बारे में समझेंगे। कोऑर्डिनेट के बारे में फिलहाल हम लोगों ने बहुत बातें की थी और बहुत दिन तक ये चैप्टर चला था हम लोगों के साथ। ठीक है, हम सभी लोग प्रवीण मिल करके, हम सभी लोग जैसे कि प्रवीण, आनंद, शुभम और बाकी सारे बच्चे, अनुज, ठीक है, आलोक, ये सभी लोग मिलकर के क्या किए थे, हम लोग इस चैप्टर को पढ़े थे। इस चैप्टर को उतने ही प्यार से यहाँ भी समझेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या है कि आपके पास एक ग्राफ होना चाहिए। ठीक है, ग्राफ समझ आना चाहिए। ग्राफ अगर समझना है तो सबसे पहले ये समझिए कि जो लेटी हुई लाइन होती है उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। और जो खड़ी हुई लाइन है जिसको वर्टिकल हम लाइन कहते हैं, और ये सोई हुई लाइन को हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। जो वर्टिकल लाइन है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। अब ध्यान दीजिएगा, जो एक्स एक्सिस है इसके दाहिनी तरफ, यानी बीच में जहाँ पे काट रहा है उस काटने के दाहिनी तरफ इधर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और इस लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर्स। सेम वैसे ही वाई एक्सिस पर ऊपर की तरफ पॉजिटिव नंबर्स और नीचे की तरफ निगेटिव नंबर्स होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे नोट डाउन करके दिखा सकते हैं आप लोगों को। जैसे इधर हमारे पॉजिटिव नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और बहुत सारे नंबर आते जाएंगे। जितनी बड़ी नंबर लाइन होगी उतनी ज़्यादा नंबर्स आते चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद से और भी कुछ नंबर्स हो सकते हैं। इधर हमारे कैसे नंबर, पॉजिटिव नंबर 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन अगर हम इधर इस साइड की बात करें यानी लेफ्ट साइड की, तो इधर निगेटिव नंबर्स आएंगे, -1, -2, -3, -4। इधर हमारे पॉजिटिव निगेटिव नंबर्स -1, -2, -3, -4, -5 आते हैं। तो इस तरीके से एक हमारे पास प्लेन बन जाता है और इस प्लेन को हम कहते हैं एक्स वाई प्लेन, यानी एक्स एक्सिस और वाई वाई एक्सिस से बना हुआ प्लेन। इसे हम कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं और इसको कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं। जैसे ऊपर हमने लिखा है, इसको हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं या फिर एक्स वाई प्लेन कहते हैं या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। तीनों में से कोई भी नाम आप दे सकते हैं इसको। इस प्लेन को क्या कहते हैं, अगर नाम पूछा जाए तो बता सकते हैं कार्टेशियन प्लेन कहते हैं या फिर एक्स वाई प्लेन कहते हैं या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन कह सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। जो लाइन हॉरिजॉन्टल यानी सोई हुई है उसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। वर्टिकल जो लाइन है, जो लाइन खड़ी है, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। ये सारी बात आपको याद होगी अगर हमने पढ़ाया है तो। ठीक है,
और आगे जो है ओरिजिन, ओरिजिन क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड ओरिजिन, ठीक है। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है यानी दोनों लाइन जहाँ पे मिल रही हैं, इस वाली लाइन पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन बोलेंगे। और ओरिजिन पे जो हमारा कोऑर्डिनेट होता है 0,0 होता है, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है। अब अगला टॉपिक है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। कोऑर्डिनेट क्या होता है, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट का फॉर्म जो होता है x, y होता है। कहने का मतलब ये कि सबसे पहले हम x की वैल्यू को लिखते हैं, फिर से y की वैल्यू को लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसमें हम बात करें कि इस वाले पॉइंट का जो है हमारा जो इस वाले पॉइंट का हमारे पास जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, तो यहाँ से 2 से मिलाएंगे और यहाँ से 2 से मिलाएंगे, यानी कि x एक्सिस पर कितनी वैल्यू आई 2 और y एक्सिस पर 2। तो इसका मतलब कि सबसे पहले हमने x एक्सिस की बात की, x एक्सिस की वैल्यू पहले, y एक्सिस की वैल्यू बाद में। तो उसी तरीके से कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ये कहता है कि सबसे पहले x की वैल्यू लिखिए, फिर से y की वैल्यू लिखिए, इसी फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पे x एक्सिस की वैल्यू कितनी है 2 और y एक्सिस की वैल्यू कितनी है 3, तो y को बाद में x को पहले हमने लिखा। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट कहलाता है, ठीक है। अगला है हमारे पास क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट के बारे में हमने बताया था कि घड़ी के उल्टी डायरेक्शन में चलता है, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। आप सभी को हमने बता दिया है। तो क्वाड्रेंट कितने तरह के हो गए, 4 तरह के, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इस क्वाड्रेंट में क्या ध्यान देना है, क्वाड्रेंट तो समझ में आ गया। कभी भी आप लोग क्वाड्रेंट को ऐसे नहीं समझेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है सेकंड क्वाड्रेंट ये है, ऐसा नहीं। एंटी क्लॉकवाइज, उल्टी घड़ी की दिशा में चलना है, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा और चौथा, ऐसे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखेंगे तो x की वैल्यू भी सारी पॉजिटिव है और y की वैल्यू भी सारी पॉजिटिव है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारी वैल्यू आती है x की वैल्यू भी पॉजिटिव आती है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव, यानी दोनों वैल्यू जो है प्लस में आती है। उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें x की वैल्यू निगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव, यानी कि इसमें x की वैल्यू निगेटिव होगी और y की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो जब कभी भी कोई भी वैल्यू आए जिसमें दोनों पॉजिटिव हो तो उसे हम किस क्वाड्रेंट में रखेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखेंगे। और ऐसी कोई वैल्यू आए जो इसमें पहली वैल्यू माइनस में हो और दूसरी वैल्यू प्लस में हो तो उसको हम सेकंड क्वाड्रेंट में रखेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में आपने देखा कि x की वैल्यू भी माइनस है और y की वैल्यू भी माइनस है, इसका मतलब दोनों वैल्यू ही माइनस है, ठीक है। दोनों वैल्यू अगर माइनस होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो एक वैल्यू हमारी प्लस में है, यानी x एक्सिस वाली, और y एक्सिस वाली माइनस में है। तो x एक्सिस वाली प्लस में और y एक्सिस वाली माइनस में है, तो इसको हम क्या कहेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट। होप करते हैं कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इतनी चीज़ें हमने क्लास में भी बता रखी है और यहाँ भी हमने बता दिया है बहुत ही अच्छे तरीके से। अब चलिए इसमें हम कुछ फार्मूलाज को देखेंगे, इस चैप्टर के कुछ फार्मूलाज को देखेंगे और उन फार्मूलाज पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन को करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में यानी टेस्ट में आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम उन सभी फार्मूलाज को देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं जो आपके टेस्ट में आएंगे। ये सारे क्वेश्चन जो है ना आपके टेस्ट में आ सकते हैं क्योंकि ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और ये जरूर आएंगे, ठीक है। देखिए पहला है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला मैंने आप लोगों को प्रूफ करके भी दिखाया था। डिस्टेंस फार्मूला होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। ये होता है डिस्टेंस फार्मूला। यानी डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकालते हैं, जब भी कोई पॉइंट हमारे पास a है और ये हमारे पास पॉइंट कोई b है तो इसका कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 है और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, ठीक है, x2 और y2 है, तो इस कंडीशन में अगर हमें इसके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी होती है तो इस तरीके का फार्मूला हम यूज करते हैं। जो फार्मूला एक बार और बताते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से। अब इस फार्मूले को यूज करके इस क्वेश्चन का जवाब देना है और इसी तरीके का क्वेश्चन टेस्ट में आएगा। क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन a पॉइंट 2,3 एंड b पॉइंट 6,6। तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट a दिया है, एक पॉइंट b दिया है, दोनों के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और दोनों के कोऑर्डिनेट की अगर बात करें तो पहले वाले के कोऑर्डिनेट में पहली जो वैल्यू होगी x1 की होगी, दूसरी वैल्यू जो है y1 की होगी। फिर दूसरे कोऑर्डिनेट में हमारे पास पहली वैल्यू x2 की होगी और दूसरी वैल्यू y2 की होगी। तो यहाँ से x1 x2 y1 y2 की वैल्यू पता चल गई, तो यहाँ से ये फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है हमारे में, तो डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 माइनस x1, हमने ये फार्मूला बताया है, प्लस का y2 माइनस क्या होता है y1। फार्मूला को आपको लिखना है ऐसे प्रॉपर, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे वहाँ पे फार्मूला को दिखाना पड़ेगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे x2 माइनस x1 करेंगे। इसमें x2 क्या है 6 और यहाँ पे x1 क्या है 2, इसमें से हमें 2 को माइनस कर देना है और इसका स्क्वायर रख देना है, प्लस का y2 माइनस y1, y2 क्या है 6
और y1 क्या है 3, तो 6 में से 3 को माइनस करके इसका स्क्वायर कर देना है। आगे जब सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा हमारे पास 6 में से 2 जाएगा तो 4 का स्क्वायर, और प्लस का 6 में से 3 जाएगा तो 3 का स्क्वायर। अब आगे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 4 जा 16 और प्लस का 3 का स्क्वायर 9, ये मिलके क्या बनेगा अंडर रूट में 25। 16 प्लस 9 25 हो जाएगा, जिससे कि हमारा 5 इंटू 5 होकर के 5 बाहर निकल जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा हमारा 5। होप करते हैं किस तरीके का क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, बहुत आसान है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन वाले फार्मूले से, दोनों में डिस्टेंस फाइंड करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, ये गलती करेंगे। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन यानी जब ओरिजिन से आपको निकालना हो, जैसे हमारा ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये x है ये y है, और इसके ओरिजिन से किसी पॉइंट पर अगर हम बताएं कि इस पॉइंट का डिस्टेंस बताइए, तब आपको ये फार्मूला लगाना है। कौन सा फार्मूला, d बराबर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन जब भी इसमें देगा तो फाइंड द डिस्टेंस, और यहाँ भी फाइंड द डिस्टेंस कर रहा है, तो कभी भी घबरा करके इसकी जगह पे ये फार्मूला मत लगाइएगा, वरना आप x2 और y2 की वैल्यू ढूंढते रह जाएंगे। यहाँ पे फाइंड द डिस्टेंस ऑफ p 5, 12 फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन की बात किया, इसका मतलब कि इसका जो हमारे पास कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 0, होगा। तो यहाँ पे इस फार्मूले को लगा करके हम फाइंड कर सकते हैं। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 12। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का फार्मूला पता है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है 5 का स्क्वायर, और वाई स्क्वायर का मतलब क्या है 12 का स्क्वायर। ठीक है, फटाफट तेजी से करते चलेंगे आगे, बहुत सारे टॉपिक हैं हमारे पास। 5 का अगर 2 बार मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा 25, 12 का मल्टीप्लाई 2 बार होगा तो क्या आएगा 144। अब उसके बाद जब इस दोनों को ऐड करेंगे तो 169 आएगा, जो कि किसका स्क्वायर रूट होता है 13 का। तो यहाँ पे 13 जो है इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। होप करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जब भी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कहेगा तो इस तरीके का फार्मूला लगाएंगे, और जब भी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट कहेगा तो ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत यहाँ पे होनी नहीं चाहिए। अब हम बात करते हैं एक और फार्मूले की, जो कोऑर्डिनेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जिसका नाम है मिड पॉइंट फार्मूला। अब इस फार्मूले को समझ करके उस पर एक क्वेश्चन कर लेंगे, और उसके बाद ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम पॉलिनोमियल को पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमारा इसमें लास्ट फार्मूला है मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या कहता है कि अगर आपके पास मान लीजिए 2 पॉइंट है, ठीक है, जैसे एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, इसके बीच में कोई पॉइंट अगर एम है तो एम वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें बताना है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, यही होता है मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, मिड वाले पॉइंट का फार्मूला। यहाँ पे ए की बात करते हैं तो ए का जो कोऑर्डिनेट है x1, y1 है, सपोज कर लेते हैं, और बी का जो कोऑर्डिनेट है x2, y2 है। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x2, y2। और m का अगर कोऑर्डिनेट की बात करें तो समझिए कि x और y है। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम m के कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो m का कोऑर्डिनेट निकलेगा x1 प्लस x2 अपन 2, y1 प्लस y2 अपन 2, यानी कि दोनों को आपस में जोड़ के 2 से भाग करेंगे, यानी x1 x2 की वैल्यू को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, यानी x की वैल्यू मिलेगी, और y1 और y2 को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे तो हमारी y वाली वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ a 2, 4 एंड b 8, 10। 2 पॉइंट दिए गए हैं, इसके मिड पॉइंट को हमें फाइंड करना है। जब भी मिड पॉइंट की बात करेगा तो आप ये फार्मूला लगाइएगा। ठीक है, फार्मूला हमारे पास पता है m का अगर हमें पता करना है, या फिर a b है तो m का पता करना है, तो यानी हम लिखेंगे मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, x की वैल्यू निकालनी है तो x1 प्लस x2 अपन 2 करना पड़ेगा, और y की वैल्यू निकालनी है तो y1 प्लस y2 अपन 2 करना पड़ेगा। तो इस तरीके से एक में x की वैल्यू पता चलेगी, एक में y की वैल्यू पता चलेगी। हम सभी को यहाँ पे x1 की वैल्यू ये दे रखी है, y1 की वैल्यू ये दे रखी है, x2 की वैल्यू ये दे रखी है, और y2 की वैल्यू ये दे रखी है। मतलब कि 8 जो है x2 की वैल्यू है, 2 जो है x1 की वैल्यू है। तो इसमें पुट करेंगे, x1 की जगह पे 2 और x2 की जगह पे 8, तो 2 प्लस का 8 अपन क्या कर देंगे 2, ये वाला x की वैल्यू हो जाएगी, और y की वैल्यू की जगह पे y1 की वैल्यू 4 है, और प्लस का y2 की वैल्यू कितनी है 10, तो 4 प्लस 10 अपन 2 करेंगे। तो यहाँ से आगे जब सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ पे 2 प्लस का 8 कितना हो जाएगा 10/2, और 4 प्लस का 10 कितना हो जाएगा 14/2। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 2 से ये कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, 5, 7।
कहने का मतलब ये यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या निकल के आई 5,7 निकल के आया। ठीक है, तो ये जो होगा हमारा मिड पॉइंट फार्मूले से एक कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। मिड पॉइंट फार्मूले से एक कोऑर्डिनेट मिल जाएगा जिसमें x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। तो इस तरीके से हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। होप करते हैं कि ये फार्मूला भी समझ में आया होगा, इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन हमने किया वो भी समझ में आ गया होगा। तो ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था ये हमारा कंप्लीट हो गया। कोऑर्डिनेट वाला जो चैप्टर था हमारा कंप्लीट हो गया। यही सब चीज़ें आपके टेस्ट में आएंगी, टेस्ट के लेवल की चीज़ें हैं। ठीक है, आपके बुक में जो क्वेश्चन दिया गया है वो तो एक फिगर पे आधारित है, तो फिगर वाला क्वेश्चन देना पॉसिबल नहीं है अभी, और बहुत सारे स्टूडेंट अभी उतने अच्छे से पढ़े भी नहीं है। तो जितनी फार्मूले इंपॉर्टेंट थी उस पर बेस्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, उन सभी क्वेश्चन को दिया जाएगा। और क्वेश्चंस मैंने बता दिए कि किस किस तरीके का आएगा, बस डाटा थोड़ा सा चेंज रहेगा। ठीक है, लास्ट चैप्टर बचा हुआ है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को पढ़ेंगे, उसके बाद बस ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली अब हम पॉलिनोमियल को पढ़ेंगे जो कि लास्ट टॉपिक है। पॉलिनोमियल में जितने भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सब बातें बता चुके थे कल की क्लास में, लेकिन आज फिर से हम जो है रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, पॉलिनोमियल को समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कॉन्स्टेंट और वेरिएबल का कुछ मिक्सिंग होता है उसे ही हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, जिसमें हमारे अंग्रेजी के लेटर भी होते हैं जो कि अलजेब्रा में यूज किए जाते हैं, वो सभी भी होते हैं, और कुछ नंबर्स भी होते हैं। इनका जब मेल जोल होता है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स की और उसके बाद वेरिएबल की। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल अंग्रेजी के लेटर होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, और वहीं पे कांस्टेंट जो होते हैं इनकी वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे कि 2x² प्लस का 4y प्लस का 3z। इसमें आप देखेंगे x भी है, 2 भी है, यहाँ y भी है, 4 भी है, यहाँ z भी है, 3 भी है। मतलब कि कांस्टेंट और वेरिएबल की मिक्सिंग एक जो है यहाँ पे बनाई गई है, और इसमें प्लस प्लस करके इनको अलग अलग टर्म में किया गया है। ठीक है, टर्म की बात करेंगे तो एक टर्म इसको काउंट करेंगे, प्लस के बाद से अगला टर्म काउंट करेंगे। यहाँ माइनस भी होता तो माइनस के बाद से अगला टर्म काउंट करते, तो यहाँ पे कितने टर्म आए? नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए? 3 टर्म हो गए। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए? 3। ऐसे ही अगला एग्जांपल हमारे पास 3a² प्लस में 5b माइनस का c हो गया। इसमें नंबर ऑफ टर्म की बात करें तो कितना हो जाएगा? 1, 2 और 3 हो जाएगा। कितना टर्म है? 3 है। ठीक है, तो इसमें अगर टर्म के एक एक पार्ट की बात करें तो इसमें कौन सा टर्म पहला है? 2x²। उसके बाद कमा देकर के दूसरा टर्म क्या है? 4y। तीसरा टर्म क्या है? 3z। ठीक है, और अगर वेरिएबल पूछ दिया जाए, वेरिएबल इसमें क्या है? पहले वाले एग्जांपल को केवल ले रहे हैं। अगर इसमें वेरिएबल पूछा जाए तो x, y और z। इसमें वेरिएबल क्या है? x, y और z है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो वेरिएबल वे चीज़ें होती हैं जो अंग्रेजी के लेटर्स होते हैं, जो कि जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ गया, तो अब हम पॉलिनोमियल को समझ पाएंगे। पॉलिनोमियल एक्चुअली में क्या होता है ना कि स्पेशल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है, लेकिन एक स्पेशल केस जिसके पास जो है ओनली वन वेरिएबल, जिसके पास केवल एक ही वेरिएबल हो। यहाँ पे कई सारे वेरिएबल थे ना, जैसे x भी था, y भी था, z भी था, यानी इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कई सारे वेरिएबल दिखे, लेकिन ऐसा वेरिएबल ना होकर के केवल अगर एक ही वेरिएबल हो, जैसे कि p(x), जैसे यहाँ भी x, यहाँ भी x और यहाँ भी x। इसमें कितने वेरिएबल हैं? एक वेरिएबल, क्योंकि x ही केवल कई बार आया है। ठीक है, तो उसको हम एक वेरिएबल काउंट करेंगे। और ऐसा चीज होता है, यानी कि सेम वेरिएबल आता है केवल, तो इसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल। यहाँ पे pz एक ही टर्म में है, तभी भी ये क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। अगर कोई पूछे कि 5 बताओ पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे कि हाँ 5 भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसके साथ हम x की पावर 0 की मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा वेरिएबल भी हो जाएगा, कॉन्स्टेंट भी हो जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा, और ये केवल एक ही तरीके के वेरिएबल को ले रहा है, तो इसे हम कहेंगे पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल तो समझ में आ गया होगा। कॉफिशिएंट समझ लेते हैं, कॉफिशिएंट भी जानना जरूरी है। अगर कोई पूछे कि x² का कॉफिशिएंट बताओ, तो इस वाले एग्जांपल में देखिए, x² से जिसका मल्टीप्लाई हुआ रहेगा वही उसका कॉफिशिएंट कहलाएगा। तो x² किससे मल्टीप्लाई हुआ है? 3 से, तो 3 इसका कॉफिशिएंट हो जाएगा किसका? x² का। ठीक है, अगर कोई पूछे कि x³ का कॉफिशिएंट बताओ, तो x³ किससे मल्टीप्लाई हुआ है? 2 से, तो इसका कॉफिशिएंट 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कॉफिशिएंट फाइंड किया जाता है। बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। कल भी हम पढ़ाए थे, तो इसलिए बहुत ज्यादा बल देने की जरूरत है नहीं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को समझते हैं। अब क्या पढ़ने वाले हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होती है? तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की हाईएस्ट जो पावर होती है उसी को हम डिग्री कहते हैं। जैसे अगर कोई भी पॉलिनोमियल है ना, ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है क्योंकि सब जगह x आया है। अगर सब जगह y आएगा तो भी पॉलिनोमियल, सब जगह z आएगा तो भी पॉलिनोमियल होगा। मतलब एक ही तरीके की वेरिएबल आने चाहिए। ठीक है।
ठीक है। तो यहाँ भी एक ही तरीके का वेरिएबल आ रहा है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल की अगर डिग्री बतानी है तो क्या करना होगा, हाईएस्ट पावर को देखना होगा। इसमें हाईएस्ट पावर 2 है क्या, नहीं 3 है ना, तो 3 क्या हो जाएगा, इसकी डिग्री हो जाएगी। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3। अगला देखिए, अगला हमारे पास क्या है, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है क्या, नहीं 3 नहीं है, तो 2 क्या हो जाएगा, इसका हाईएस्ट पावर हो जाएगा। तो 2 क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री कहलाएगी इस पॉलिनोमियल की। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 2 और इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 3। इसका मतलब कि जो सबसे ज्यादा पावर होगा वही पावर जो है उसकी डिग्री कहलाएगी किसी भी पॉलिनोमियल की। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला है हमारे पास टॉपिक पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल के प्रकार। देखिए, जब कभी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करेगा तो इसमें डिग्री कितनी होनी चाहिए, डिग्री कितनी होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए 3। कितनी डिग्री होनी चाहिए, 3 डिग्री। 3 डिग्री को हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। यानी कि ऐसा कोई एग्जांपल है, जैसे कि ये वाला एग्जांपल जिसमें हमारे पास हाईएस्ट डिग्री क्या आया, 3 आया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब अगला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें डिग्री कितनी होनी चाहिए, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपकी डिग्री होनी चाहिए 2। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए 3 और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 डिग्री होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने दूसरे एग्जांपल को देखा, हाईएस्ट इसमें पावर क्या है 2, तो इसका मतलब कि इसकी डिग्री कितनी है 2। तो 2 डिग्री वाला जो भी एग्जांपल आएगा वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। उसके बाद लास्ट वाला है लीनियर पॉलिनोमियल, जो कि चैप्टर का नाम ही है। तो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या बताया हमने कि इसमें डिग्री कितनी होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए 1। अगर 1 डिग्री है, डिग्री के 1 का मतलब है जैसे कि 5x प्लस का 2। इस वाले पॉलिनोमियल को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है क्या, नहीं 3 है क्या, नहीं, इसमें हाईएस्ट पावर है 1। तो जिसमें हाईएस्ट पावर 1 होगा उस वाले पॉलिनोमियल को हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से आप लोग इस सभी चीजों को याद रखेंगे। होप करते हैं कि ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट कर दीजिएगा प्यारा सा, ठीक है। और सभी लोग बहुत ही मन से तैयारी करिएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा पैसे लग रहे हैं सेंट जोसेफ में, ठीक है। तो बहुत अच्छे स्कूल में आप लोग पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा भाग्य है आप लोगों का। अच्छे से पढ़िए और ऐसे ही निरंतर मेहनत करते रहिए। हम भी आपके साथ हैं, जितना मेहनत हमको करना होगा उतना ज़्यादा मेहनत करने के लिए हम तैयार हैं। आज रात में 2 बजे से आपको, अभी मैंने उस टाइम मैंने टाइम दिखाया था जिस समय से मैं वीडियो बना रहा हूँ, और अभी का टाइम मैं दिखा देता हूँ। अभी ये छोटा सा वीडियो था, ठीक है। अभी हमने बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाया। अभी बज रहा है हमारे पास 5:23, ठीक है। तो यानी कि 2 बजे से लेकर के हम 5:30 बजे तक एक वीडियो को बनाने में इतना टाइम वेस्ट कर दिए, ठीक है। और ये किसके लिए कर रहे हैं, आप लोगों के लिए। तो आप लोग अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो शायद ये सारी चीज़ें जो हैं सध जाएंगी, सारी मेहनत जो है स्वार्थ हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ाई करेंगे और भी मेहनत करी जाएगी, मेरे तरफ से भी और आपके तरफ से भी। रिजल्ट अच्छा होगा, बेहतर होगा, ठीक है। चलिए हम दूसरी वीडियो में साइंस के सारे पार्ट को, सारे टॉपिक को कवर करेंगे। इस वीडियो में ये पॉसिबल नहीं है, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो बस इस वीडियो को तब तक देखिए, कुछ देर में साइंस की वीडियो भी हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।